नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज भी जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जल्दी से फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से विषय आपके लिए लेकर आए। थोड़ा करीब आ जाता हूं मैं, जो ग्राफिक्स आपके लिए बनाए हैं। सीटों का बंटवारा देखिए, हरियाणा चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी की जीत हुई, तनाव जो है विपक्ष में बढ़ा है। महाराष्ट्र में डेफिनेटली 100% असर पड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है विपक्ष में, वो आपको समझाएंगे विस्तार से। जनमत में बने रहिएगा, अच्छे से समझाएंगे। और फिर बुलडोजर जो है, वो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मामला बहराइच का है, आप खबर को पूरा जानते हैं। पुलिस ने कैसे एनकाउंटर करके, हाफ एनकाउंटर जो नई टर्मिनोलॉजी चल रही है, उसमें पैरों पर अपराधियों के गोली मारी, लेकिन अब लाल निशान लगा दिया गया है। तो बुलडोजर कार्रवाई, वो कार्रवाई जिससे डरते हैं अपराधी, और खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर अपराध चरम पर है। और बहराइच में क्या जरूरी है, नहीं है, वो आपका फैसला होगा, लेकिन आपको खबर हम दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। एक रहेंगे हिंदू रहेंगे, गिरिराज सिंह जी द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। एक रहेंगे हिंदू रहेंगे नेक रहेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। पन्नू की सुपारी किसने ली, कैसे ली, ये सारी खबरें जो हवा में चलती आ रही हैं। भारत पर आरोप तो लगाने का प्रयास हर कोई कर देता है, लेकिन अंततः कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं होता। और फिर भारत की छवि धूमिल करने के लिए ये तो बैठा ही है पन्नू, ये जोकर जो है वो बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र ये करता रहता है। खुद को कनाडा के करीब बताता है, और कनाडा ने जो गलती कर दी है अब उसको मुंह की खानी पड़ भी रही है। जनता सब जानती है। जनमत में इस पर प्रश्न भी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमारे हर जो है खबर पर एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर आप देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख। जो देखिए, ये बम जो धमकियां आती हैं ना, ये होती होक्स हैं, लेकिन आप सोचिए, एक किसी ने कॉल कर दिया, जहाज को रोक दिया गया, ट्रेन को रोक दिया गया, तो कितना नुकसान होता है। ना केवल समय की बर्बादी, लोगों के अंदर भय होना, एक वो बर्बादी, और जो पैसों का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान, उसकी तो क्या ही आकलन, उसका क्या किया जाए, उसकी तो सीमा ही नहीं लगाई जा सकती। ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर एक होक्स कॉल है। बॉम्ब का थ्रेट तो अलग है, लेकिन उससे ज्यादा ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र है, जिस पर क्या एक्शन हुआ है, क्या अपडेट है, वो आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, ये तो आपको बताई हमने कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने भाग्यनगर के, जी हां दोबारा बताता हूं, भाग्यनगर के श्री मुथैलम्मा देवी मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां मंदिर में मूर्ति पर हुए कथित हमले के विरोध में कई लोग श्री मुथैलम्मा देवी मंदिर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। इस घटना की निंदा करते हुए तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी और माधवी लता सहित कई बीजेपी नेताओं ने कानून और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने हाल ही में हिंदू मंदिरों पर कथित हमलों के पैटर्न पर प्रकाश डाला। रेड्डी ने कहा कि भाग्यनगर में नवरात्रि के दौरान विभिन्न मंदिरों और पंडालों में देवी दुर्गा माता की मूर्तियों को नष्ट करने की घटनाएं जो हैं वो सामने आई, और उसी श्रृंखला में राज्य सरकार की लापरवाही की ओर ये इशारा करती है। बता दें कि भाग्यनगर के मुथैलम्मा मंदिर में मूर्ति से अभद्रता के बाद तनाव की स्थिति है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शनिवार को बंद का आह्वान किया। एक बार ये लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको फुल करके दिखाते हैं, गंभीरता को समझिए। तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई लोगों ने भाग्यनगर के श्री मुथैलम्मा देवी मंदिर पर वो जमा हुए, और जिसके बाद पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें तो प्रोटेस्ट की भी आपको बताएंगे, जो एक अलग प्रोटेस्ट था, उस तस्वीरों में कैसे लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, वो आपको बताएंगे। ये घटना पिछले हफ्ते हुई जब स्थल पर मौजूद लोगों ने मुथैलम्मा मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने का दावा किया था। चलिए
ये तस्वीरों को हटाते हैं और आपको मुख्य खबर बार बार मैं फिर से बताता हूं कि भाई अभद्रता के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ था और उसका असर ये हुआ कि आप सोचिए मुतलम्मा वाले मामले में कैसे जब हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज जो है वो किया गया और उसका असर यह है कि अब इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में अब टीका लगाना भी गुनाह हो गया है क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक महिला कर्मचारी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि एयर इंडिया कंपनी की ही एक मुस्लिम अधिकारी ने महिला कर्मचारी को तिलक नहीं लगाने का दबाव बनाया है। इसके साथ ही प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है, जिसके चलते महिला कर्मचारी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या कहा है उस लड़की ने वो भी आपको सुनाएंगे और ये लेटर भी आप देखिए, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी बाइट चंचल त्यागी की, वो आपको सुनाते हैं। 2.5 साल हो गए हैं कंपनी में ज्वाइन किए हुए। अभी तक 2.5 साल में मेरे को किसी ने नहीं कुछ भी बोला इस टिक्के लगाने के करके। अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टिक्का लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टिक्का लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टिक्का तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टिक्के से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है। डीएम आए थे, अरविंद नाम था उनका। उन्होंने मेरे को बिना वजह के कम से कम 10 बार डेली आते थे, डेली पूछते थे। अगर मेरे को एक दिन की छुट्टी दे दी किसी ने, सुपरवाइजर ने, तो उसके बारे में पूछते थे, छुट्टी क्यों दे दी, इससे किससे पूछ के दे दी उसे। और अगर मैं वॉशरूम भी जाती थी तो कहाँ चली गई वो, कितनी देर में आएगी, क्यों गई है। मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से हाथ धो के उस दिन से मेरे पीछे लगा दिया था इन्होंने। ठीक है, अब अरविंद सर जो थे डीएम, उनका ट्रांसफर हो गया किसी अन्य ब्रांच में। ठीक है, और अब उसके बाद एक विशु देशवाल करके आया है कोई। ठीक है, अब उस दिन से पहले तो 2.5 साल में इसने, चलो कोई बात नहीं, एलोकेशन चेंज होती रहती है, इसने मेरी एलोकेशन चेंज करवा दी। तो आपने देखा किस तरीके से चंचल का कहना है कि वह बचपन से ही पूजा पाठ करती आ रही हैं, वे अपने माथे पर चंदन और रोली का तिलक लगाकर ऑफिस जा रही हैं। कुछ दिन पहले आई मुस्लिम महिला अधिकारी को चंचल का तिलक लगाकर ऑफिस आना नागवार गुजर रहा है। उसका आरोप है कि महिला अधिकारी लगातार तिलक नहीं लगाने का दबाव बना रही है, जबकि वह शुरुआती दिनों से ही तिलक लगाकर ऑफिस आ रही है। किसी भी अधिकारी को उससे आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम अधिकारी को आपत्ति हो रही है, जिसके बाद चंचल दर्द जो है अपना दर्द बयां करने के लिए सोशल मीडिया का उसको सहारा लेना पड़ा। उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार से भी मदद की गुहार जो है उसके द्वारा लगा दी गई है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था क्या? ऐसा आरोप जो उसके द्वारा लगाया गया है, ये बिल्कुल नई खबर है, हमने सीधा आपके सामने खबर पेश की है। लेकिन ऐसी खबरों पर, ऐसी हमलों पर रोक लगना बिल्कुल आवश्यक है। और प्रश्न आपसे लगातार यही रहेगा कि इस देश में हम तो मांग करते हैं कि टीका लगाकर अगर कोई अपने कार्यस्थल पर जाता है, अगर उसको कोई रोकता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं, और अगर आपको हिंदुओं से परेशानी है तो आप देश छोड़कर आसानी से जा सकते हैं, आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आपको हिंदुओं से नफरत है तो फिर इस देश में आप सेक्युलर फैब्रिक को खराब करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ समय से कई भारतीय विमान कंपनियों को बम की धमकी की फर्जी कॉल्स आ रही हैं। आज भी दिल्ली से लंदन जा रहे विस्तारा के एक विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद इस विमान की फ्रैंकफर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान में बम होने की धमकी मिली थी। इस विमान ने मुंबई से न्यूयॉर्क के JF कैनेडी JFK
केनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। बम की धमकी मिलने के बाद विमान की दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। सोमवार यानी 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ान भरने वाले इस विमान में लगभग 130 टन जेट ईंधन भरा था। ये विमान 16 घंटे की बिना रुके यात्रा करने वाला था। उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरलाइन को एक कॉल आया कि विमान में बम है। कॉल आने के बाद JFK जाने वाले AI-119 को तुरंत डाइवर्ट कर दिया गया और उड़ान भरने के 2 घंटे के भीतर दिल्ली एयरपोर्ट में उतारा गया। हालांकि जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह कॉल फर्जी साबित हुई। इस फर्जी कॉल के कारण विमान कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ होगा। आइए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताएंगे कि एक फर्जी धमकी के कारण कितना नुकसान हो सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये पूरी डिटेलिंग समझाने के लिए। एक B777 का अधिकतम लैंडिंग वजन 250 टन के आसपास होता है। फर्जी कॉल से कैसे नुकसान होता है, ये लैंडिंग का वेट क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आगे देखिए, यात्रियों और कार्गो के साथ इसका वजन 340 से 350 टन हो जाता है। अभी धीरे धीरे आपको हम क्लोज लाएंगे कि भाई नॉर्मल विदाउट पैसेंजर और फिर पैसेंजर के साथ कितना वेट होता है। 2 घंटे में लैंडिंग का मतलब लगभग 100 टन ईंधन को डंप करना। 100 टन ईंधन की बर्बादी अगर होती है तो सोचिए कितना नुकसान होता है, ताकि उसका वजन लैंडिंग के वजन जितना हो सके। लैंडिंग के हिसाब से भी एक प्लेन का वजन जो आवश्यक होता है, उस वजन तक पहुंचने के लिए 100 टन देखिए ईंधन अगर डंप करना पड़े तो कितना बड़ा नुकसान है। 100 टन ईंधन की लागत 1 करोड़ रुपए बैठती है। 1 करोड़ का तेल, आप सोचिए इतना नुकसान है, कोई छोटा नुकसान नहीं है। कितना घाटा यहाँ पर एयरलाइंस को होता है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण अन्य खर्चे भी खाते में आ जाते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि भाई लैंडिंग के दौरान जो तेल ही खपत होती है, एयरपोर्ट पर अप्रत्याशित लैंडिंग और विमान की पार्किंग का शुल्क सब बढ़ जाता है। कुछ भी फ्री नहीं है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और ये प्लेन के साथ भी होता है। अप्रत्याशित अगर कुछ खतरा आ जाए तो भाई कैसे होगा। साथ ही यात्रियों और चालक दल को होटलों में ठहराने का खर्च। प्लेन लैंड हो गया, प्लेन को होक्स कॉल आया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब सभी को होटल में बिठाना है, सभी को खाना खिलाना है, सभी की आगे की गाड़ी बुक करानी है, सब कुछ कराना है। तो ये एक होक्स कॉल, कोई बच्चा भी होक्स कॉल अगर कर देगा तो ये करोड़ों का नुकसान प्लेन को हो जाएगा। यात्री की कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसका मुआवजा भी प्लेन कंपनी को देना पड़ेगा, एयरलाइंस को देना पड़ेगा। तो लीजिए एक डबल चपत और लग गई, एक और यहाँ पर भुगतान और करना पड़ेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट का भी पैसा देना पड़ेगा, भाई सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और उसके बाद खर्चा भी वहन करना है। यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतने कम लोग नहीं होते खाने वाले। अगर एक आदमी भी 500 रुपए का खाएगा तो अंदाजा आप लगा लीजिए कितना खर्चा होगा। धमकी के कारण कंपनी को 5 करोड़ अतिरिक्त खर्च पड़ ही जाता है। सोचिए एक धमकी से एयरलाइंस को 5 करोड़ का खर्चा अगर हो जाता है तो क्या ही वो उड़ान सफल रही, कमाया क्या, खाया क्या, पूरा गवाया ही गवाया हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में 40 उड़ानों को बम की धमकी मिली थी। सोचिए 5 करोड़ और ये 40, लगभग 200 करोड़ का नुकसान तो आपके यहाँ पर सामने है। हालांकि बाद में ये सभी झूठी साबित हुई हैं और ये मैक्सिमम होक्स ही होती हैं, क्योंकि भाई सुरक्षा बहुत पुख्ता है। आप कभी एयरपोर्ट जाएंगे, आपका कभी सर्च हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपने कोई चेन भी पहनी है, आपकी जीन्स का अगर वो जो बटन भी अगर मेटल का होता है तो वो भी 3 बार चेक किया जाता है CISF के द्वारा या फिर जो भी सुरक्षा एजेंसी है देश दुनिया में। कहीं भी चूक तब होती है जब जानबूझ के कराई जाती है, अंदर वाला कोई मिला हो, वरना ऐसा कुछ संभव नहीं है। अब देखिए इन धमकी के कारण अतिरिक्त खर्च जो है करीब 60 से 80 करोड़ रुपए पड़ा है। 200 करोड़ तक का आंकड़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। झूठी धमकियों पर रोक के लिए सख्त नियमों की योजना बनाई जा रही है। फर्जी कॉल से ये भारी नुकसान जो है वहन करना पड़ता है किसी भी एयरलाइंस को। अब देखिए आप ये बात को समझिए कि भाई किसी ने, बच्चे ने भी अगर कॉल कर दिया और पाकिस्तान से खासतौर पर एक लिंक बैठता है, वहां से धमकियां भी आई थी, कभी हॉस्पिटल, कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, लेकिन अंततः नुकसान किसका हुआ? भारत का और भारतीयों का। अब देखिए जिसमें अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। फर्जी कॉल करने से भारी नुकसान होता है। अगर कोई करेगा तो नो फ्लाई सूची में आपको डाल दिया जाएगा। इस सूची का उद्देश्य उपद्रवी यात्रियों की पहचान करना है।
उपद्रवी अगर जो होते हैं तो उनको नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और उन्हें विमान में चढ़ने से प्रतिबंधित करना इसका उद्देश्य है। तो ये फर्जी कॉल से इसका भी कनेक्शन आपको हम बता रहे हैं कि भाई फर्जी कॉल करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आपको नो फ्लाइंग लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। एक छोटा सा मजाक या बचपने में आपने कोई घटना कर दी, मजाक कर दिया, तो उसका जीवन भर असर आपके जीवन पे है, वो जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो खबर आपको बता रहे हैं ये सभी परिवारों को जो भी देखता है वो चिंता में ये खबर डाल सकती है। दरअसल नोएडा के स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची, मेरे को पढ़ते हुए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, 3 वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स आक्रोशित हैं, गुस्सा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बच्ची के परिजनों ने घटना की शिकायत थाना सेक्टर 20 पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण अब पेरेंट्स स्कूल प्रशासन के खिलाफ उतर गए हैं। इसी को लेकर आज भारी संख्या में अभिभावक सुबह स्कूल के गेट पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं कुछ पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ डीएम से भी मुलाकात की, जिसके बाद डीएम ने इस मामले में एक टीम का गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी स्कूल में ही स्वीपर का काम किया करता था, जिसका नाम नित्यानंद है। जांच के बाद पुलिस ने क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज ने घटना को छिपाने की कोशिश की और जानकारी के मुताबिक पेरेंट्स स्कूल प्रशासन से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पेरेंट्स डीएम से मुलाकात करने के लिए आवास पर पहुंच गए। अभिभावकों ने डीएम के सामने कुछ मांगे रखी हैं। मामले में डीएम ने एक टीम का गठन कर दिया। पेरेंट्स ने बातचीत के दौरान कलेक्टर को बताया कि स्कूल के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में कहा गया कि टीम की जांच के बाद एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या होता है डिजिटल रेप। उसके लिए आपको लेकर चलेंगे बड़ी स्क्रीन पर ताकि आप इस बड़ी जानकारी को बड़ी अच्छी से समझ पाएं। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। डिजिटल रेप क्या है? डिजिटल रेप में शब्द में डिजिटल का मतलब उंगलियां होती हैं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उंगलियां होती हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको ये खबर जो है थोड़ा सा विचलित भी कर सकती है, इसलिए मैं आपको बोले इसमें अपराधी अंगुली का उपयोग हिंसा के लिए करता है। यानी डिजिटल मतलब ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ये डिजिटल रेप मतलब इसमें उंगलियों का प्रयोग होता है। भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध ये माना जाता है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है, और वो भी बच्ची के मामले में तो ये पॉक्सो में गिरेगा। पीड़िता नाबालिग हो तो पॉक्सो एक्ट लगता है। तो अगर कोई बच्चे के साथ ऐसा करे तो आप सावधान हो, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। अगर मामला कानूनी दांवपेच में फंसा, आप किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को, लड़का लड़की इसमें भेद नहीं है, डिजिटल रेप अगर उस श्रेणी में किसी ने किसी के द्वारा कुछ कर दिया गया, जीवन खत्म है उसका, क्योंकि वो कानूनी ऐसी पेचीदगी में वो फंस जाएगा, और फंसना भी चाहिए। आजीवन कारावास सजा भी हो सकती है। डिजिटल रेप कोई छोटी घटना नहीं है, पॉक्सो में आता है। पॉक्सो सबसे खतरनाक श्रेणी है किसी भी रेप की। अब आप देखिए डिजिटल रेप में क्या है, पीड़िता पर इस घटना से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर जब छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कुछ समझ में भी नहीं आता, जो विरोध नहीं कर सकते, 3 साल की बच्ची बेचारी क्या ही कुछ कर पाएगी, और उसके साथ जब घटना घटेगी तो मानसिक तनाव और डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ ये और भी बेहद खतरनाक है। डिजिटल रेप जो है उसमें मानसिक तनाव और डर की स्थिति की बात हमने आपको समझाई। तो मुख्य तौर पर डिजिटल रेप की श्रेणी में वो रेप आते हैं जहां पर अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप उस श्रेणी के रेप में नहीं रखते, लेकिन ये भी उसी खतरनाक स्तर का रेप माना जाता है जैसे कि एक सामान्य रेप को यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये आपको खबर विचलित जरूर कर सकती है, लेकिन ये खबर जो है, ये जानकारी जो है आप तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है, और इसके प्रभावों के बारे में अपराधियों को भी जानना चाहिए कि वो भी सतर्क रहें। ऐसा मामला नोएडा में जब सामने आ चुका है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसी घटना का अगर आपका कोई आसपास बच्चा शिकार होता है, बेझिझक उसको रिपोर्ट करिए, पुलिस को बताइए, और ऐसे अपराधियों को जेल के पीछे ही रहना चाहिए। यही समाज के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे बहराइच की। बहराइच जिले के महाराजगंज में हुए दंगे पर इनकाउंटर कार्रवाई के बाद अब बुलडोजर स्टार्ट करने की तैयारी है।
प्रशासन अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई कर सकता है, ये खबर सामने आ रही है। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, यानी नोटिस चिपकाए गए हैं। इनमें अब्दुल हमीद का घर भी है। सोचिए, अब्दुल हमीद का घर, उसी के घर में राम गोपाल मिश्रा को खींचकर मार डालने का आरोप है। नोटिस चिपकाए जाने के बाद 19 अक्टूबर 2024 को कई लोग सामान समेटते हुए नजर आए। कुछ ऐसे लोग भी अपनी दुकान खाली कर रहे थे जिनको नोटिस नहीं मिला है। उस मस्जिद से सटी दुकानें भी खाली हो रही हैं जिसमें मुसलमानों को उकसाए जाने का आरोप कुछ चश्मदीदों ने लगाया था। जिन 23 मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं उनमें 19 मुसलमानों के और 4 हिंदुओं के बताए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को जारी ये नोटिस पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन ने 18 अक्टूबर को मकानों पर लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि 3 दिन के भीतर लोग खुद से अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन बुलडोजर से इन्हें ध्वस्त कर देगा। लेकिन अब एक चीज पर गौर करने वाली बात यह है कि नोटिस देने के बाद होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर भी क्या विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि योगी इस बार आरोपियों पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस के जरिए अवैध निर्माण को जिस तरीके से खाली करने का निर्देश दिया है, उससे यह साफ है कि अब सवाल खड़े करने का मौका उन्होंने विपक्ष से छीन लिया है। इस पर आपको रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर चलिए, ये खबर जो है जानिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 गुटों में फायरिंग हुई है। 2 गुटों में क्या फायरिंग हुई है वो आपको बताते हैं। वेलकम इलाके में फायरिंग की घटना हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। वेलकम इलाके में फायरिंग की घटना हुई है जहां पर 60 राउंड से ज्यादा फायरिंग की खबर सामने आई है। 60 राउंड से ज्यादा, 22 साल की लड़की को गोली लगने की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। वेलकम इलाके में ये फायरिंग की घटना हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 गुटों में ये फायरिंग हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर घटनास्थल पर अधिकारी उपस्थित हैं। बड़ी खबर, इस पर और जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता भी साथ हमारे जुड़ेंगी। लेकिन मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुट चुकी है और ये बड़ी खबर, 60 राउंड से ज्यादा फायरिंग की खबर। ये 2 गुटों में, ये क्या गैंग वॉर जैसे स्टाइल में यहां पर फायरिंग की आशंका लग रही है मुझे तो देख के। लेकिन 22 साल की लड़की को यहां पर गोली लगना बेहद चिंता की बात है और घटनास्थल पर अधिकारी उपस्थित हैं। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता दिव्या इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दिव्या, इस खबर के बारे में और जानकारी देते हुए बताइए कि मामला पूरा क्या है। जी बिल्कुल शिवम, अभी बताया जा रहा है कुछ देर पहले करीब 60 राउंड फायरिंग जो है वो वेलकम थाना क्षेत्र में होती है और ये पूरा मामला जेड ब्लॉक का बताया जा रहा है जहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों जो पक्ष है जिनके बीच में पहले से ही कहासुनी थी, आपसी लड़ाई थी, आपसी रंजिश थी, उसको लेकर ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों ही होलसेलर थे, जीन्स का काम करते थे, जीन्स जिनका अपना बिजनेस था, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपसी रंजिश थी, पैसे का कोई मामला बताया जा रहा है। जिसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो घर के बाहर आता है और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे में एक लड़की जिसका नाम इरफा बताया जा रहा है, जो अपनी ही बालकनी में खड़ी होती है, उस दौरान उसको गोली लग जाती है और ऐसे में आनंद फानंद में अभी तुरंत उसको जीजीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जो कार्रवाई जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस को क्या कुछ मिलता है, क्योंकि मौके पर से पुलिस को जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो गोलियां चलाई गई है और कुछ 17 ऐसी चीजें मौके से बरामद की गई है जो इस वक्त आरोपी अपने साथ लेकर आया था। तो ऐसे में अभी लगातार जो पुलिस टीम है मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिरकार दोनों ही जीन्स के विक्रेता था। ऐसे में पैसे को लेकर बताया जा रहा है दोनों के बीच में अनबन थी और आखिरकार इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी कि घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग कर दी गई। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है वहां से लगातार ऐसे बड़े बड़े घटनाएं सामने आ रही है, गोली चलने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिन दहाड़े तो गोलियां चलाई दी जाती है, अब रात में भी कहीं ना कहीं घर के बाहर आके ऐसे गोली चला देना कहाँ तक सही है। बिल्कुल, और ये इलाके की अगर आप थोड़ा सा जानकारी दे पाए तो यहाँ पर काफी मुसलमान व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, क्या ये संवेदनशील इलाकों में से एक है? बिल्कुल, देखिए जो वेलकम थाना क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील शुरू से ही माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो पूरा इलाका है वो कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ हिंदुओं की संख्या कम है। ऐसे में जो गोली भी लगी है उस लड़की का भी नाम इरफा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
आपसी रंजिश का जो मामला बताया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर देखा जाता है ऐसे संगीन आपराधिक मामले जो है वो सामने आते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र से इतना बड़ा मामला सामने आना, क्योंकि 1-2 राउंड फायरिंग नहीं है, कम से कम 60 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके जिंदा कारतूस भी 17 से भी ज्यादा मौके से पुलिस को बरामद हुए हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में 60 अभी राउंड। पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल 60 राउंड गोलियां चलाना मतलब ये बहुत बड़ी गोलीबारी की घटना सामने आती समझ में। और ये पूरा मामला बिल्कुल एकदम डरा देने वाला है कि 60 राउंड गोलियां अगर चले तो आप सोचिए या तो क्या किस तरीके का हथियार का इस्तेमाल किया गया है, यही एक बड़ा सवाल है। चलिए, अब बहराइच की खबर तो हमने आपको बता दी, ये ब्रेकिंग न्यूज ही बता दी। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। जिस हिसाब से सलमान के करीबी और दाऊद के चहेतों में लॉरेंस का खौफ बना हुआ है, उस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि दाऊद गैंग और खालिस्तानियों के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है, एक बैरियर बन चुका है। और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस बैरियर को पार करके जाना होगा, तो जो आज की तारीख में लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। बात लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है तो बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की भी करते हैं, जिसकी हत्या को लेकर लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने एक इंटरव्यू में काफी कुछ कह डाला है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने मिलकर हाशिम गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में योगेश के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान योगेश के कब्जे से बिना नंबर की बाइक, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। योगेश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां मीडिया ने उससे बात की तो उसने बताया कि वह हाशिम गैंग का शार्प शूटर है और इस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई ही ऑपरेट करता है। उसने पुलिस और मीडिया को यह भी बताया कि कैसे वह अपराध की दुनिया में आया। उसे बाबा सिद्दीकी के बारे में भी कई चौंकाने वाले उसने जो है खुलासे किए हैं, लेकिन उसने 12 अक्टूबर को हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया है। योगेश ने मीडिया को बताया कि बाबा सिद्दीकी अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो मारा गया। उसके ऊपर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका लगा हुआ था, ये उसने कहा। उसके दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन थे, ये भी उस शूटर के द्वारा कहा गया। जब लोग ऐसे बड़े लोगों से जुड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। सिद्दीकी के साथ भी वही हुआ। और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा और कुछ गलत करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे, ये लॉरेंस गैंग की तरफ से इशारा था। अपराध करने से पहले रेकी किए जाने के सवाल पर योगेश ने कहा कि आजकल इंटरनेट पर हर किसी के बारे में हर तरह की जानकारी मिल जाती है और किसको कितना टारगेट होता है, क्या पैसे होते हैं, वो देखा जाता है। हर चीज़ में टारगेट और पैसा भी नहीं देखा जाता, सिर्फ भाईचारा निभाते हुए हम ये काम करते हैं। क्या कुछ कहा है जरा अच्छे से सुनिए। ये एक अपराधी है जिसको जो पुलिस के पास था लेकिन उसने इंटरव्यू दे डाला, सुनिए। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है, किसी की भी जानकारी निकालना हो। अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। है। हाँ, अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। तो आपने कम ही देखा होगा कि भाई कोई अपराधी इंटरव्यू देता है और अंत में जो बीच में उसने, माफ कीजिएगा, उसने जो बात कही कि भाई उससे पूछा कि अब अगला निशाना क्या होगा। भाई करा देखो, हम तो चले जेल, अब आगे जो होगा वो बाकी लोग देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के बढ़ते वर्चस्व की कहानी है। काफ़ी लोग उसका मजाक बना रहे थे, शूटर का मजाक बना रहे थे, लेकिन इस वक्त सच्चाई ये है कि बॉलीवुड में और जितने भी सलमान के करीबी थे उनमें दहशत का माहौल है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ये घूम रहे हैं, भारी भारी प्रोटेक्शन लेके घूम रहे हैं।
दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डर नहीं लगता। लेकिन अगर इतिहास में आपने कुछ गलतियां की होंगी तो आपको इतिहास कभी छोड़ता नहीं है। इतिहास की यही खासियत होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब चुनाव की। चुनाव भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी रण की घड़ी आ गई है और अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में चल रही मंथन को सफलता मिल गई है, यानी सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है, तो कैसे पुष्टि कर ली जाए। लेकिन खबर है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित हुए। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। महायुति की सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा हुई है। बहुत सकारात्मक चर्चा रही है। चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच मामला थोड़ा गर्म चल रहा है, वो बातचीत चल रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर अभी तक, सोचिए, अभी तक कोई बात नहीं बनी है और सीटों पर मंथन के लिए बैठक पर बैठकें जारी हैं, माने बैठकें ही हो रही हैं। समाजवादी पार्टी भी सीट शेयरिंग में हिस्सा चाहती है। सोचिए, महाराष्ट्र में 6 रीजन्स हैं जिसमें सीटों को लेकर पार्टियों में बात नहीं बन पा रही है। क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, आइए आपको चलिए सुनाते हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ हम देंगे। तो चलिए देखिए, आपको मैंने पहले भी बार बार कहा है कि भाई हरियाणा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद बीजेपी का जो मोराल है वो काफी हाई है और जो बीजेपी के संगठित दल हैं साथ हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। इसी खबर पर हमने जनमत में आपसे खबर पर पोल भी जो पूछते हैं, पोल में आपसे पूछा इंडी गठबंधन में पड़ेगी तकरार, यानी दरार आएगी, तकरार होगी। तो ये लीजिए 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये कहता है कि हाँ, तकरार जो है वो होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे गिरिराज सिंह की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को भागलपुर से शुरू हो गई। भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद आरंभ हुई गिरिराज सिंह की यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज उनकी इस यात्रा का कारवां कटिहार और पूर्णिया पहुंचा। गिरिराज सिंह की यात्रा के सीमांचल यानी कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में खास सियासी मायने हैं। उनकी यात्रा में स्वामी दीपांकर जी ने भी हिंदू समाज को जागरूक करते हुए एकता और स्वाभिमान पर बल दिया है। स्वामी दीपांकर की बात अगर करूं तो जब से मेरी उनसे जब चर्चा होती है तो वो हिंदुओं को एक करने के लिए वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं और वो कई बार हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो उन्होंने धर्म की महत्ता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर जोर दिया, साथ ही भारतीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। मुस्लिम प्रभाव वाले जिलों में उनकी इस यात्रा पर सियासी गलियारों में नेताओं के बीच बहस का मुद्दा है, तो सोशल मीडिया में इसको लेकर समर्थन और विरोध के कैंप चल रहे हैं। बिहार के नेताओं के बयानों के बीच गिरिराज सिंह ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट कर सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के धन, धर्म और सांस्कृतिक तीनों खतरे में, सब कुछ खतरे में है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजेंद्र स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सभी हिंदू एकजुट होंगे तभी हम लोग सुरक्षित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि जहां हम लोगों की संख्या कम हुई है वहां से हम लोगों का नामो निशान मिट गया है। सीमांचल क्षेत्र भी कश्मीर जैसा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, ये हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र में हो रहे अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने सहित वास्तविक मुसलमान को हक दिलाने के साथ सारी बातें हैं। तो राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये उस मुस्लिम युवक ने कहा, मेरे भाइयों, आप सब यहां आए हैं, राजनीतिक दल
कल से हंगामा मचा रखा है। क्यों निकाल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान? आपने सुना न, महाराज जी कह रहे थे हमारी सिपाही बेटी के साथ क्या हुआ। लव जिहाद यहां तेजी से चल रहा है। अब तो यहां एक जिहाद और चल रहा है। हमारी बेटी से प्यार करता, नहीं मानते धर्म परिवर्तन को तो हत्या कर दिया जाता। क्या इसका हम समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? अब तो दूसरी लव जिहाद होगा। नाम रख लिया हिंदू की तरह और हिंदू बेटे उससे प्यार मोहब्बत कर लिया और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक विकास यादव ने, उनके मुताबिक ये सत्य नहीं है, विकास यादव ने निखिल गुप्ता के जरिए सुपारी किलर को पन्नू की किलिंग के लिए $1 लाख की सुपारी दी थी। लेकिन मामले का खुलासा हो गया क्योंकि जिस सुपारी किलर को निखिल गुप्ता ने हायर किया था वह अमेरिकी सरकार का खुफिया एजेंट था। कनाडा और अमेरिका में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों को पनाह खुलेआम दी जा रही है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित भी किया हुआ है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन करते हुए अपना वीडियो जारी करते रहते हैं। पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भी कनाडा ने भारत पर लगाते हुए कहा कि भारतीय एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विकास यादव के साथ मिलकर निज्जर की हत्या करवाई है। इसी विकास यादव पर अमेरिका की धरती पर पन्नू की हत्या का आरोप भी लग रहा है। विकास यादव का संबंध बिश्नोई गैंग के साथ रहा है। विकास यादव का नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ने के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि क्या पन्नू की हत्या की सुपारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। भारत में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा लॉरेंस गैंग अब विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए काल बन गया है, जिस पर कनाडा सरकार ने लॉरेंस गैंग से जुड़े 5 लोगों का नाम लेते हुए इस गैंग पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं अब अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में जिस विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित किया है, अब उसके तार भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही पूर्व रॉ ऑफिसर विकास यादव को पन्नू की सुपारी दी थी, जिसने सालों पहले खालिस्तानियों को खत्म करने की बात कही थी, जिसके गैंग का नेटवर्क भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा कनाडा, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में फैला हुआ है। लॉरेंस गैंग में ऐसे शूटर्स हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। ये लोग किसी के जरिए खास जगह मिलते हैं, फिर टारगेट पूरा करते हैं और अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते। लॉरेंस गैंग में क्राइम के लिए फंडिंग की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और डरमन सिंह उर्फ डरमन जोत कहलवां करते हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए गैंग चलाता है। यही वजह है कि न तो वो जेल से बाहर आना चाहता है और न ही अपने दुश्मनों को छोड़ना चाहता है। NIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज्यादा मजबूत हुआ है। जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंगस्टर से दोस्ती हुई, फिर उसके गुर्गों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क को मजबूत किया, जिसके बाद वो उसी नेटवर्क से फिरौती और टारगेट किलिंग करने लगे। वहीं जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को अपना दुश्मन मानता है और यही कारण है कि उसके नेटवर्क ने अमेरिका में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की रात की नींदें उड़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो आपने खबर देखी। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा है वो भी आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लीजिए, खालिस्तानियों का काल बन गया है बिश्नोई। 93%, 93% लोग कहते हैं हाँ, 7% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, खालिस्तानियों का काल बन गया है लॉरेंस बिश्नोई। चलिए, समय इतनी अनुमति देता है आज आपसे संवाद करने की। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर मुलाकात होगी, नई खबरें होंगी, नए मुद्दे होंगे और फिर नई खबरों के साथ मुलाकात होगी, नए जोश के साथ और नए पोल के साथ। आज्ञा दीजिए मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।